वेलकम बैक टू फिनसाउ। आज हम बातें करेंगे स्टॉक मार्केट और कुछ शेयर्स टॉप फाइव स्टॉक आइडियाज देंगे हम अपने तरफ से। बताइए लेकिन हम उसके अंदर अनिल जी, बताइए। आइडिया भी नहीं दे रहे ना, हम तो इंडस्ट्री भी डिस्कस करने वाले हैं कि उस इंडस्ट्री में हो क्या रहा। आइडियाज तो सब सिर्फ एग्जांपल बेसिस पर दे रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ ठीक है, स्टॉक में भी मूवमेंट कैसे हो रही है। कुछ जो एग्जाम्पलीफाइड स्टॉक और जो अच्छा काम कर रही है कंपनीज, उनका थोड़ा सा बता देंगे आपको। मेनली जो और जब हम इंडस्ट्रियल बोलते हैं कि हम आइडियाज देते हैं, हम कभी भी आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम इंडस्ट्री के बारे में आपको बता रहे हैं और उसका मैक्रो क्या सेंस बनता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे वो होता है ना, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे उसका एक्सपैंड करेगा और स्टॉक एज अ होल कैसे ग्रो कर सकता है, वो इंडस्ट्री एज अ होल कैसे ग्रो कर सकता है रादर देन स्टॉक होल। तो आप कोई और भी आपके हिसाब से पिक कर सकते हैं और लगभग हम बस आपको इंडस्ट्री का आइडिया दे रहे हैं। ये कुछ इंडस्ट्रीज है जो मेरे को आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और ये एट दिस मोमेंट लाइक होता है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे। आप अपने लिए ऑब्वियसली अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं अभी, हम लोग स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम लोग बस अपने लाइक होता है ना आइडियाज डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग आपको वही सजेस्ट करते हैं। तो एनालिस्ट जी बताइए कि क्या है हमारा फर्स्ट स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप बताइए कौन सी इंडस्ट्री से चालू करें, उसी से कर देंगे। मेरे हिसाब से हमें चालू करना चाहिए कार्बन वाले से। देखिए, आपको पता होगा हमारे चैनल पे बहुत पहले हमने एक वीडियो डाला था एकी एनर्जी के ऊपर। एकी एनर्जी ने ऑलरेडी लाइक होता ना काफी, मतलब जब मैंने वो वीडियो डाला था तो एकी एनर्जी काफी नीचे चल रहा था, लाइक अराउंड 300 to 500। उसके बाद एकी एनर्जी कम से कम 3,000 रुपए तक गया था, इतना मानना लाइक होता ना। सो दैट वाज अ प्रीटी डिसेंट लाइक होता है वैल्यू पर। मैंने लाइक होता ना अच्छा, वहां पे हम लोगों ने लकी थे हम कि हम लोगों ने राइट टाइम पे एज अ होल उस इंडस्ट्री को पकड़ा था। उसके बाद क्या हुआ ना, एकी एनर्जी में उस कार्बन मार्केट्स वाला जो इंडस्ट्री है उसमें एक डाउन टर्न आ गया। और उससे क्या हो रहा है ना कि अभी बहुत मोमेंटम प्रेशर, अगर आप यश जी एनालिस्ट जी एक बार आप उस वन डे को 1 मंथ कर दें अगर, तो हम लोग ना थोड़ा अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे जो डाउन टर्न आए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना कि जो रनअप था वो ऑलरेडी हो गया है। और लग होता है जैसे मैंने पहले ये देखिए कितने गया था, 3,000 रुपए तक गया था स्टॉक और उसके बाद अब 300 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, देखिए ये एकदम हाई रिस्क इंडस्ट्री है। कार्बन मार्केट्स बहुत ज्यादा ना गवर्नमेंट रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट अभी सीसीटीएस लाने वाला है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। बेसिकली उसमें क्या होने वाला है, वॉलेंट्री कार्बन मार्केट्स जो चीज में एकी एनर्जी काम करता है, और साथ में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट जैसे एमिशन ट्रेडिंग स्कीम हो गया है, और भी 3-4 और प्रकार के मार्केट्स है जिसमें कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग होगा। उसके ऊपर लाइक होता है ना एकी एनर्जी मेजर काम कर रहा है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट भी दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन और एडवोकेसी कर रहा है। देखिए ये सब इंडस्ट्रीज में जो ज्यादा एडवोकेसी करता है, जो ज्यादा सरकार के फेस पे रहता है ना, सरकार उसी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज के हिसाब से इन्वाइट करती है सब चीजों करने के लिए। और एकी एनर्जी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया, जो लाइक लिस्टेड भी इंडिया में और एज इंडियन होम ग्रोन कंपनी लाइक होता। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि होता ना लाइक इसका जो बॉटमिंग इफेक्ट है वो आई थिंक यहाँ पे हो गया है मेरे हिसाब से। अभी प्राइजेस चल रहे हैं 340 के हिसाब से। और अगर आप लाइक होता ना एज अ आइडिया या होता ना एज अ मार्केट इसे प्ले करना चाहेंगे लाइक होता ना, तो मेरे हिसाब से 250 to 300 वुड बी ए गुड बाई प्राइस। इफ अगर आपको लगता है आपको उसकी और भी वेट करना है तो वो आपकी पर्सनल इच्छा है लाइक होता ना, पर मेरे हिसाब से दैट वुड बी अ प्रीटी डिसेंट प्लेस टू अक्यूमुलेट। और अगर आप होता है 2 या 3 साल दें और अगर कार्बन मार्केट्स प्रॉपरली अक्यूमुलेट होता है लाइक होता ना, तो ये एक मेजर अपटर्न दे सकता है और वापस क्या पता 3,000 या 4,000 के हाइट्स भी छू सकता है। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी इतनी ज्यादा है इस इंडस्ट्री को लेके, किसी को पता नहीं है होने क्या वाला है लाइक होता है ना। और एक और चीज मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, ये एकी एनर्जी में कुछ अकाउंटिंग लाइक होता है ना प्रॉब्लम्स के चक्कर में भी कंपनी फंसी थी कुछ टाइम पहले। ग्रैंड थॉर्टन बोल के एक ऑडिट फर्म है, उन्होंने बोला था कि एकी एनर्जी में अपने फ्यूचर अर्निंग्स को पहले ही दिखा दिया। लाइक होता है ना एक ही क्वार्टर में सारा अर्निंग दिखा दिया, जबकि वो अर्निंग्स जो है वो 3 साल में डिवाइड करना चाहिए एकी एनर्जी। तो ये सब चीजें भी है, बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी है। पर देखिए आप एक बात समझिए, नया इंडस्ट्री है, नया सेगमेंट है लाइक होता ना,
प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक होता ना। और अगर आपको लगता है कि आप में रिस्क एपेटाइट है, अगर आप अपसाइड मोमेंटम देखना चाहते हैं, लाइक होता ना कि जहां पे आप चाहते हैं आपको पैसे 10x 20x हो जाए, लाइक होता ना, अगेन नॉट रिकमेंडेड, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। प्लीज अपना 2% या 3% से ज्यादा पोर्टफोलियो स्टॉक में मत डालिएगा, लाइक होता ना। और जो भी आपको करना है अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। एनालिस्ट जी आपको क्या राय है इस चीज के ऊपर, क्या बोलेंगे आप? मेरा राय तो मतलब देखो, जिस हिसाब से इंडिया डीकार्बनाइजेशन और बहुत सारी चीजों पर जा रही है, इंडिया फाइनेंस से लेकर के एनर्जी हर जगह पे सस्टेनेबल मेजर्स में घुसती जा रही है धीरे धीरे। तो एक्सपोजर तो इंडिया कर रही है, बट मेरा जो कार्बन मार्केट्स की तरफ एक क्वेश्चन है वो ये कि अभी तक इंडिया में ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। वही रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मालूम नहीं है लोगों को। और जो अकाउंटिंग वाला भी इशू आया है, सो मतलब जैसे बाहर के जो कंपनी है उसके अंदर कार्बन मार्केट्स में और भी कंपनी डील करे तो उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी डिफाइन करे जाते हैं कि वो कैसे दिखाएंगे अपनी अर्निंग्स। इंडिया में तो ऐसा कुछ हुआ ही है ही नहीं ना। तो ग्रैंड थॉर्टन की जो रिपोर्ट है उन्होंने किस बेसिस पर बोला, उन्होंने करंट बेसिस पर बोला है। मे बी ये लोग कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अब हुआ है जो गलत हुआ है पब्लिक इन्फॉर्मेशन में है कि कुछ गलत हुआ है नहीं कि आप नहीं प्लीज हुआ है, सकते गवर्नेंस इश्यूज है कि नहीं है। हैं। बट वही है ना, Yes. ये लोग खुद एक नई इंडस्ट्री, ये लोग खुद एक वो चीज नेविगेट करने की ट्राई करें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। ये तो इंडिया में है ही नहीं अभी उस हिसाब से। जब आएगा तब की बात है। तो वही एक बार अगर इंडस्ट्री बढ़ने लगेगी और सरकार जिस हिसाब से थोड़ा सा पुश भी कर रही है सस्टेनेबिलिटी हर तरफ से, तो carbon markets are already a very good exit option to induce the market to enter into the sustainability chain, और वो वैल्यू चेन को पूरा इंसेंटिवाइज करने का अच्छा तरीका है। तो ये तो ग्रोथ हो सकती है, बट वही सर्टेनिटी वाला वही रिस्क ज्यादा है ना कि कल को सरकार ने बोला एक और नहीं मालूम। जी जी जी, एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, लाइक होता है ना कि एकी एनर्जी में बहुत सारे डील्स स्ट्राइक किए घाना की सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट से, जिसका नाम है जॉस्पोंग। जॉस्पोंग इज द बिगेस्ट कंपनी जो घाना में काम करती है। वो बेसिकली घाने का रिलायंस है ना जी इंडिया में, जैसे वहां पे जो जॉस्पोंग है वो वहां का रिलायंस है। वो सब कुछ करता है, वो तेल का भी काम करता है, वो एफएमसीजी में भी है, वो सब कुछ काम करता है। तो बेसिकली क्या है वो, लाइक होता ना, देखिए आपको समझना होगा, अफ्रीका इज द नेक्स्ट बिग थिंग। लाइक होता है, आप मानो नहीं जो भी करना है, जो कंजम्पशन ग्रोथ है ना वो इंडिया और चाइना के बाद अब नेक्स्ट जो लेग है वो अफ्रीका से आएगा। तो अफ्रीका को अगर डीकार्बोनाइज करना होगा, देखिए आपको समझना होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा ना, सबको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे जो ऑलरेडी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है। अभी तक मैं घाना और अफ्रीका को एज अ होल डेवलपिंग कंट्री भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उनका जो पर कैपिटा है, लाइक होता ना, वो भी थोड़ा सा स्केची है। और उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि वो लोग ना बहुत ही क्या होता है, ओल्ड डेमोक्रेसीज नहीं बोलूंगा मैं कंपेरेटिवली। इंडिया इज एन ओल्ड डेमोक्रेसी, लाइक अब 70 साल हो गए हमें भी, लाइक होता ना। तो जैसे होता ना कि जैसे आप चाइना को देखेंगे, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, बट उनको भी अब 100 साल होने आ रहा है कम्युनिस्ट के अंदर। एक स्टेबिलिटी है। घाना अफ्रीका में एज अ होल ना वॉर का माहौल हमेशा रहता है, और लाइक होता ना फैमिन वॉर मेजर चैलेंजेस रहते हैं। तो लाइक होता है ना, मेरे हिसाब से ये जो सस्टेनेबिलिटी वाला जो चीज है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो अफ्रीका को ही मिलेगा। तो उनको कार्बन फाइनेंसिंग मिलेगा और ना ये सब, और वो सब कार्बन क्रेडिट से ही होगा। और एकी एनर्जी का मेजर फुटप्रिंट अफ्रीका में। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप 3 साल का होराइजन लेते हैं, और अगर आप प्रे करते हैं और अपना फिंगर क्रॉस करते हैं कि होता है ना कार्बन मार्केट उठ के आ जाए, तो लाइक दिस माइट बी अ गुड, लाइक होता है ना, लाइक प्ले फॉर दैट। और भी गारंटी कोई चीज का नहीं होता है, लाइक होता है ना, हम इस दुनिया में आए हैं, हम कितना जिएंगे कितना मरेंगे कोई नहीं देखा है, लाइक होता है ना। तो बस वही वाली बात है, गारंटी कभी नहीं होता है। आप बेट्स ले सकते हैं, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर करिए, और उसके बाद ही अपना एक डिसीजन बनाइएगा इसके ऊपर। और जब जाते जाते अगर मैं लास्ट चीज बोलूं, तो मैं बताना चाहूंगा बाई प्राइस जो मैं बोल रहा था वो 250 से 300 के रेंज है मेरे हिसाब से। और 3 ईयर का होराइजन लेंगे अगर आप, तो ये वापस 3000 या प्लस भी जा सकता है। नॉट इतना बड़ा बात नहीं होगा यहाँ से। एनालिस्ट जी आपको कोई इस पे राय है? वरना हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक अब नेक्स्ट पे चलना चाहिए, बिकॉज जी जी ज्यादा इसके ऊपर अभी बोल के इतना है भी नहीं ना फायदा इस इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज जी हमारे पास जी और भी इंडस्ट्रीज बिल्कुल। हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। यस। तो लेट्स गो। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए आपको समझना होगा, लाइक होता ना कि बैंकिंग जो एज अ होल सेक्टर है ना, बैंकिंग इज अ वेरी क्रिटिकल सेक्टर। और आने वाले टाइम में लाइक होता ना बैंकिंग बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। लाइक होता ना, क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एक मेजर पार्ट प्ले करेगा इंडिया का ग्रोथ स्टोरी। देखिए आप समझिए इस बात को,
एचडीएफसी कभी भी बिहार में एकदम पिछड़ा इलाका में जाके लोन नहीं देगा, उनको जरूरत नहीं है। उनका लोन बुक ऑलरेडी सिटीज में और कॉर्पोरेट्स को देके उनका फुलफिल हो जा रहा है, तो वो जबरदस्ती क्यों जाएगा? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंसेंटिव है कि वो जाएं वहां पे और उन प्लेयर्स को लोन दे जिनको ऐसे लोन नहीं मिलेगा, और उनको अट्रैक्टिव रेट्स भी मिलते हैं। और ये क्या है, एज इकोनॉमी में बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, अगर आपको एक लोन चाहिए एक बिजनेस करने के लिए, और अगर आपको एक बैंक लोन नहीं देता है, तो आप एक अनरेगुलेटेड एंटिटी से लोन लेंगे। और आपको पता ही होगा, इंडिया में अनरेगुलेटेड एंटिटीज का जो ब्याज दर है, बेसिकली इंटरेस्ट जो है, वो कभी कभी 50 और कभी कभी 100% भी होता है। लाइक होता ना, विच इज वेरी वेरी हार्ड ऑन द पर्सन, लाइक होता ना। पर जिसको रुपया चाहिए होता है ना, वो लेना पड़ता है उसको। तो होता ना, वो एक मेजर चैलेंज बन जाता है सबके लिए, लाइक होता ना, इकोनॉमी एज अ होल के लिए। वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। जबकि अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंक से लोन लेते हैं, तो वो आपको 18 या 20% में लोन देंगे। आप और हम जैसे लोग सोचेंगे 18-20%, पर आप समझिए, जिनको लोन नहीं देना चाहता है कोई भी, वो उनको लोन दे रहे हैं, तो उनको भी तो उनका रिस्क का मिटी एक लाइक बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से ये जो सेगमेंट एज अ होल, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस इज अ वेरी वेल रन कंपनी, मेरे को ऐसा लगता है। लाइक होता है, उनका जो बुक्स भी अगर आप देखेंगे ना, काफी अच्छे से उन्होंने अपने बुक्स को मेंटेन किया है, और आने वाले टाइम में भी लाइक होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इस सेगमेंट में। एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए ना उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, उनका जो लोन देने का तरीका है ना, वो ऐसा है। वो क्या करते हैं, आपको बुलाएंगे, आपको लोन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको लोन देंगे। क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे आपका, कोई बात नहीं। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं भी है, क्योंकि बैंक, क्योंकि रूरल इलाका में आपको क्रेडिट हिस्ट्री नहीं मिलेगा, क्या पता इतना ज्यादा। तो क्या होगा, वो आपका लाइक होता है ना, क्रेडिट हिस्ट्री अगर नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, 4-5 जन आपके परिवार से वो ज्वाइंट कस्टडी लोन देंगे आप। तो पांचों जन लायबल है। तो अगर आप नहीं पे करते हैं, तो सारा सबका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। बात देखिए, समझिए, यहाँ पे आजकल ना गांव में भी इस बात का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी को भी ना अपना सिबिल स्कोर खराब नहीं करना, क्योंकि उनको फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा। और देखिए, कोई अगर एक करना भी चाहेगा ना, तो वो बाकी लोग उसको करने नहीं देंगे, क्योंकि उनका भी सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। ये सब जॉइंट होल्डिंग में नाम है। लाइक, तो ये एक अच्छा टैक्टिक्स है। लाइक होता ना कि आप अपना लोन बुक को सिक्योर रखें। एक जन को लोन नहीं दे रहे हैं आप, एक पूरे परिवार को लोन दे रहे हैं। लाइक 3-4 बड़े लोग परिवार को लोन दे रहे हैं, लाइक होता ना। और रिलेटिव्स या वैसे होता ना, ताकि सबका स्टेक है आपका लोन रीपे करवाने में। ऐसा नहीं हो कि फिर आप लोन दे दिए, वो भाग गया और आप किससे मांगेंगे? किसी तो रिकवर कराना हो। एनालिस्ट जब क्या रहा है इस चीज के ऊपर, ये जो सेगमेंट है, अलग होता है ना, जो टीयर 3 सिटीज है उसके ऊपर लोन का। आई थिंक अगर आप देखो ट्रेंड लाइंस वगैरह भी, तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है लोन आदमी किन चीजों के लिए लेता है? एक तो कंजम्पशन के लिए लेता है, जैसे शादी वगैरह के लोन्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन लोन्स, यस, या फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए लेता है ना। तीसरा तो तरीका नहीं है, वो लोन लेकर के फिर उसको दूसरी सेविंग थोड़ी करेगा, ब्याज लगा के थोड़ी सेविंग करता है, या इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर करेगा तो इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो, कि वो स्टेक कर अपना पैसा और वैसे करके। क्योंकि अगर खुद से अगर करना हो लॉन्ग टर्म में, तो बंदा वैसे कर ले। सो कंजम्पशन ट्रेंड्स में भी अगर हम जाएं, जो ये नई नई ब्रांड्स आती हैं, ये बोट वगैरह सब के सब, तो ये सब भी बहुत ज्यादा ऐसा प्रेशर डाल रही हैं कि टीयर 2 टीयर 3 में मेन ग्रोथ है। टीयर 3 तक इंटरनेट चला गया है, लोगों के पास पहुंच गई हैं चीजें। तो वहां पर जब चीजें जा रही हैं, और इंडिया एज एस्पिरेशनल सोसाइटी, वी नो इंडिया यस, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, इंडिया एस्पिरेशन पर जीती है। अगर आप एस्पिरेशन ला दोगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर, वो जब लोग और ज्यादा फॉर्मल सिस्टम में आएंगे, सो वो लोन बहुत नॉर्मल चीज हो जाएगी, और फिर वहां से आएगी मेन ग्रोथ। और जो उत्कर्ष जो चीज कर रहा है, ये चीज एसएचजीज ने भी करी है, जिसको हमारी प्यारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपनी स्पीच के अंदर भी बोला था कि एसएचजीज कैन बी द बिग डेवलपमेंट और बिग पुश फॉर द एसएचजी फाइनेंशियल क्या है, इंक्लूजन। थोड़ा हमारे ऑडियंस को समझा दीजिए। ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके अंदर है ना ऐसे कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स होते हैं कि 50-100 जन मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डाल दिए। अब उसमें से कम्युनिटी में से 10 जन को पैसे चाहिए, तो लोग दे देते हैं थोड़े ब्याज पे, और फिर वो पूरी कम्युनिटी पैसे रिकवर करने में हेल्प करती है। ये ऐसी चीज है ना, लोन लेती भी है बैंकों से। सो जो उत्कर्ष कर रहा है, उत्कर्ष एक छोटी छोटी एसएचजी तरीके से कर रहा है। ये एसएचजीज बड़े बैंक से जाकर के लोन ले लेती हैं, फिर दे देती हैं जिसको जरूरत होती है, और ये एसएचजीज मेक श्योर करते हैं कि वो लोन रिपे हो।
तो उत्कर्ष भी वही चीज कर रहा है, बस वो फैमिली स्ट्रक्चर में उन्होंने यूनिट छोटी कर दी है, बट उत्कर्ष ने ये जो सक्सेस मॉडल ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया तो उसी को अडॉप्ट कर लिया, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि एक सक्सेस मॉडल आइडेंटिफाई कर दिया है, नीड ये लोग बना रहे हैं, डेटा इन लोग को सारा मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग ही नहीं थे जिनका डेटा नहीं था उनका डेटा अब उत्कर्ष बना रहा है, वो डेटा उत्कर्ष अभी यूज कर सकता है आगे जाकर के फर्दर। और अपसेलिंग तो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है, लोन तो पहला स्टेप होता है बैंक के अंदर, उसको फिर अपसेलिंग करते हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, यहाँ पे आप इंश्योरेंस ले लो, या आप ये एक चीज ले लो, ये पॉलिसी ले लो, वहां से भी तो रेवेन्यू आएगा। तो ये एक अच्छी वैल्यू चेन बना रहा है उत्कर्ष मेरे हिसाब से, और बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सेम है। ये लोग मतलब ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी अगर बोलें, आरबीआई जो मेन रेगुलेटर है बैंकों का, वो भी ये चीज देख रहा है कि हाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ग्रोथ पर्सपेक्टिव और ये लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी पहुंचाने के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज। अगर आपको कुछ टाइम पहले याद हो तो मैंने आईडीएफसी बैंक पे भी एक वीडियो बनाया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर में, और आईडीएफसी मैं ऊपर लिंक कर दूंगा उसे। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी ना यही करता है, वो एजुकेशन लोन्स ना आपको 8 या 10% के ब्याज पे दे देगा, ठीक है। एक बार आप एजुकेशन लोन ले लिए, आप उसके बैंकिंग इकोसिस्टम में आ गए, अब आपको एक अकाउंट खुलाना पड़ेगा उसके वहां पे। जैसे अकाउंट खुलवा लिए तो फिर आप इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे, वो भी आप बैंक के थ्रू करोगे, लो इंश्योरेंस लोगे वो भी उन्हीं के थ्रू करवा लो। बेसिकली क्या होता है ना, लोन देना तो बस एक बहाना है, असली काम तो आपको कस्टमर बनाना है, लाइक होता ना वो वाली बात है। तो यही सब देखिए, सारी चीजें है ना जो भी इनको करवाना है, देखिए 8% तक आप एफडी का रिटर्न दे देंगे, आपको इंस्टेंट अप्रूवल दे देंगे लोन और एक्स्ट्रा के लिए, लाइक होता ना। और आप समझिए आजकल के जनरेशन को ना क्रेडिट कार्ड का बहुत वो है। आईडीएफसी बैंक आपको क्या बोलता है, आप 30,000 का एफडी करिए, आपको अपना एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड दे देंगे जिससे आप स्विगी जोमेटो पे भी यूज कर सकते हैं, या होता ना, और ये बहुत सारे डिस्काउंट्स भी हैं। तो बेसिकली क्या है ना, उत्कर्ष भी अब वही कर रहा है। उत्कर्ष का भी अगर आप देखेंगे काफी सारे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं जोमेटो के ऊपर, इसीलिए एज अ होल ना उत्कर्ष बहुत स्मार्टली खेल रहा है। वो टारगेट कर रहा है पैसा कमाने के लिए, या होता है ना यूजर बेस सिटी में बनेगा, लोन देगा वो गांव में, मार्जिन जो है ना, तो अगर आप देखिए उत्कर्ष का एफडी रेट 9% का है और वो दे रहा है 18%, तो 9% का बचत है उसका, उसमें 3% अगर मैं कॉस्ट भी मान लू, 5% उसका सिर्फ प्योर प्रॉफिट है, लाइक विच इज ह्यूज, लाइक 5%। और अगर उसको स्केल पे ले जाए, वो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, लाइक होगा ना। ये वो है, लाइक अगर आप अलग अलग ब्रांचेस में जाएंगे तो 9% भी मिल जाएगा आपको, इतनी बड़ी बात नहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लाइक होगा ना। वो आपको सेविंग्स का दे रहा है, एक्चुअली सेविंग्स डिपॉजिट है, एक्चुअली पीछे जाइएगा थोड़ा, वहां पे वो जो पीछे अभी 7.5 चल रहा था, थोड़ा अगर उस पर आप चल सके तो आपको सेविंग्स डिपॉजिट पे 7.75 दे रहा है। इट्स नॉट इवन एन फिक्स डिपॉजिट, आपका सेविंग्स डिपॉजिट पे दे रहा हूँ। तो इट्स ह्यूज, लाइक ये सेक्टर एज अ होल काफी ग्रो करेगा। अब और टाइम ना वेस्ट करते हैं, हमारे पास 3 और आइडियाज है, उसको भी हम करना चाहेंगे। नेक्स्ट आइडिया है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल। एज अ होल सेक्टर इज ब्यूटीफुल, मेरे को तो बहुत पसंद है ये होता है सेक्टर। एथेनॉल ब्लेंडिंग में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फर्टिलाइजर मार्केट अभी डाउन चल रहा है, देखिए आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको ये भी बात मान के चलना होगा, और ये इस बात को फैक्टरिंग करना होगा कि थर्ड टर्म में देयर माइट बी सम रेजोल्यूशन ऑन द फार्मर्स पार्ट। फार्मर्स बिल वाला जो पॉइंट है ना, अगर उस पर रेजोल्यूशन आ जाता है और एकदम से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एंटर करते हैं, तो जो मार्जिन प्रेशर्स है वो खत्म हो जाएगा। देखिए फर्टिलाइजर बिजनेस ना, अभी तक फर्टिलाइजर बिजनेस इज अ वेरी गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटी। अगर प्राइवेट प्लेयर्स इसके अंदर चिटिंग करते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स ना उसको फिर अपने प्राइवेट रेट्स पे ले सकते हैं, लाइक होता है, और बल्क बाइंग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लगता है प्राइवेट प्लेयर्स अगर अनलॉक हो जाते हैं एग्रीकल्चर में, आई थिंक वो बहुत बड़ा मेजर अनलॉकिंग हुआ इसके लिए। प्लस क्या है, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स ना 3-4 जगह में अपना हाथ गंदा करके रखा है, लाइक होता ना। वो हो गया आपका, कैसे बोले आपको कि एथेनॉल में भी है वो लोग, केमिकल्स इंडस्ट्री भी करते हैं वो लोग, फर्टिलाइजर भी करते हैं, काफी सारा वेरिएशंस में बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग, लगा ना। फार्म टू फ्यूल भी बेसिकली लगा ना, तो बेसिकली काफी एक डाइवर्स लाइक होता ना उनका कैटेगरीज है जिसपे वो लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ना दीपक फर्टिलाइजर एक अच्छा प्ले बन सकता है आपके लिए, लाइक अगर आप उसको यूज करना चाहेंगे, लाइक होता ना लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे, तो अगर आप एक बार चार्ट दिखा दे दीपक फर्टिलाइजर का, तो मैं आपको लाइक होता है ना आइडिया देता हूँ कैसे क्या हुआ है। अभी ये स्टॉक 450 के आसपास गया था, राइट नीचे में, और अभी एक मेजर रीटूलिंग हुआ है इसमें और 575 पे बंद हुआ है।
मेरे 575 नहीं, सॉरी 551 पे बंद हुआ। और अगर हम मेरा माने तो लाइक होता है ना, ये जो स्टॉक है, अगेन रिकमेंडेशन नहीं है ये, आप इसको ना 525 से 551 में खरीद सकते हैं। इट्स अ प्रीटी डिसेंट प्राइस टू मूव विथ। और अगर इसका अपसाइड अगर आप बोलते हैं तो आज ये मार्केट कैप इस कंपनी का 7,000 करोड़ है। इस कंपनी का जो सेल्स है, लाइक होता है ना पिछले क्वार्टर का, वो 11,000 करोड़ है। लाइक होता है ना, तो इट्स लाइक कि दे आर डूइंग अ प्रीटी डिसेंट जॉब। ऐसा नहीं है सालाना सेल्स में कोई दिक्कत है, सालाना सेल्स से अभी तो इनका मार्केट कैप कम ही है, वैल्यूएशन अभी डंप्स में है। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय। और क्योंकि जब ये भागने लगेगा, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू कैच। ऑल्सो अभी जस्ट मेरे को याद आया ये बात कि हमने पिछले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के भी टारगेट्स और हमें अपना प्रिडिक्शन नहीं दिया। तो एक बार आप एनालिस्ट जी अगर थोड़ा सा उस पर भी चले, उत्कर्ष में पहले कंप्लीट कर लेते हैं वरना भूल जाएंगे, और उसके बाद हम दीपक पे वापस आ जाएंगे। तो और उत्कर्ष का अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से उत्कर्ष का अगर जो प्राइस है वो 52 से 54 का रेंज जो है वहां पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 67 उसका हाईएस्ट गया है वो। अगर मेरा माने आप, जब भी ये निफ्टी बैंक वापस से दौड़ने लगेगा और बड़े बड़े स्टॉक्स बैंक भागने लगेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा डाउन टाइम चल रहा है निफ्टी बैंक का, तो वो भी एक मेजर रमक शो करेगा। और मेरे हिसाब से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपको आने वाले टाइम में 100 रुपए का होता हुआ इजीली दिख सकता है। लगभग इट्स नॉट अ बिग डील। ये 67.5 तक गया है वो हाईएस्ट में। तो मेरे हिसाब से 70 तो इजी क्रॉस कर सकता है, 100 विल नॉट बी सो फार अवे अगर 70 क्रॉस कर जाता है, क्योंकि ये बैंक एज अ होल काफी अच्छा ग्रो कर रहा है 15% कैगर के हिसाब से, विच इज ह्यूज। अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखें, अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली स्मॉल फाइनेंस बैंक है नहीं, अब एयू बैंक बन गया है वो, स्मॉल फाइनेंस का टैग हट गया उसका। तो वही है। तो अब एयू ने भी 3-4 एक्विजिशन किए हैं जिससे वो प्रॉपर एक बड़ा बैंक बन गया। तो मेरे को लगता है आने वाला टाइम में उत्कर्ष के पास भी ये अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे वो भी एक्वायर कर लेगा, क्योंकि आरबीएल इज अ इन्वेस्टर इन उत्कर्ष, और आरबीएल इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। और उत्कर्ष अगर अच्छे से काम करे तो मेरे को लगता है वो आरबीएल को एक्वायर करके काफी बड़ा बैंक बन जाएगा एक बार में। तो जो भी शेयर होल्डर है उनको उसका भी फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छा प्रोपोजिशन है, आप देख सकते हैं। अब हम फटाफट से चलते हैं दीपक फर्टिलाइजर पे जो हम दिखा रहे थे। तो दीपक फर्टिलाइजर पे आपका एनालिस्ट जी क्या राय है? कि होता ना, आप जो देख रहे इतना सारी चीजें कर रहे हैं ये लोग, होता ना, क्या राय है? जी मेरा तो सिंपल सा है। दीपक फर्टिलाइजर्स के जो 4 वर्टिकल है, चारों वर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है। एक तो अमोनियम नाइट्रेट का वर्टिकल। अमोनियम नाइट्रेट आपका फसल में काफी इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट एक जी पॉइंट पर तो ये बोलने लग गए थे कि अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा यूज करने लग गए हैं किसान, लेकिन उसका वो एक अलग हम्म, चैलेंज है अपने आप में। बट फसल की पैदावार में काफी इम्पोर्टेंट है। बट उसके साथ साथ ये जी क्रॉप न्यूट्रिशन वाला जो एस्पेक्ट है ना, जिसके अंदर ज्यादा कंट्रीज घुसती नहीं है, बिकॉज एक यूरिया हो जाता है और एक अमोनियम नाइट्रेट हो जाता है, और ये दो तीन जो फर्टिलाइजर वगैरह है यही ज्यादा सब लोग अपने कंफर्ट जोन में खेलते हैं भाई, ज्यादा इधर हाँ, उधर नहीं और जाते। इनके ऊपर सब्सिडीज भी ज्यादा हैं तो ये सस्ते पड़ते हैं थोड़े। लेकिन जो न्यूट्रिशन की थोड़ी सी अब धीरे धीरे सरकार अवेयरनेस फैलाने की ट्राई कर रही है, नैनो यूरिया वगैरह आ गया ताकि कम इस्तेमाल हो, उसके साथ फिर आप न्यूट्रिशन वगैरह वाली चीजें करो। अब उसमें ये लोग ऑलरेडी हैं, पैर डाला हुआ है, तो है ना एक वो एक्सपर्टीज वाला, और काम करते करते जो चीजें सीखने को मिलती हैं वो वहां पर ये कंपनी ऑलरेडी है, तो एक वो एडवांटेज मिलती है। प्लस डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है, रियल एस्टेट में भी पैर डाला हुआ है, और इंडस्ट्रियल केमिकल्स तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट भी एक अच्छे स्केल पर करती है। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है कि थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो, बट अबाउट 11% इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से 11% केमिकल एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि केमिकल आपका हर चीज में तो लगता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स आपका रबड़ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के आपका जो बाइक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो पेंट वेंट उसके ऊपर लगता है, उसमें भी केमिकल की जरूरत पड़ती है। तो और ये केमिकल मल्टीपल टाइप के केमिकल्स होते हैं, मैं ब्लैंकेट केमिकल नहीं बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइप के केमिकल्स होते हैं, तो उसमें भी अगर यहाँ आप पे मैं जाओगे थोड़ा तो सा डिफर करना चाहूंगा एनालिस्ट जी से। तो क्या है, दीपक फर्टिलाइजर उतना हाई एंड केमिकल्स में काम नहीं करता है। दीपक फर्टिलाइजर डम केमिकल्स में काम करता है। डम केमिकल्स यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता बेवकूफ केमिकल हो, इसका मतलब ये है कि वो रेगुलर यूज में आता है, स्पेशलिटी केमिकल नहीं है। दो टाइप के केमिकल होते हैं, एक होता है स्पेशलिटी केमिकल और एक होता है एवरीडे यूज। दीपक फर्टिलाइजर ज्यादा क्वांटिटी में खेलता है रादर देन क्वालिटी। बेसिकली लाइक हाई एंड केमिकल नहीं बेचते हैं वो लोग, उनका मार्जिन 5 या 6% ही होता है, पर वो लोग ज्यादा बेचते हैं। तो जैसे मतलब हमारे मेरी अनिल तरह जी ने बोला रबड़ वबड़, एग्जैक्टली। जैसे हम ओके, डब आपकी हुआ तरह क्या? और अच्छा, डब केमिकल हुआ। ओके,
तो और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे को लगता है कि गडकरी साहब ने जो हमें बोला है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग वो करना चाहते हैं, और लगता है ना दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल उसमें काफी आगे है, इट इज अ मार्केट लीडर इन एथेनॉल ब्लेंडिंग, और लगता ना दे विल बी बिगर मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में। तो दिस इज अ गुड और सेगमेंट जहाँ पे आपको महाराष्ट्र नजर में ही है रखनी ना चाहिए। दीपक फर्टिलाइजर का यस, मेन प्लांट, यस, जितना मुझे मालूम है। महाराष्ट्र और और महाराष्ट्र, गुजरात ऑब्वियसली। हाँ, और महाराष्ट्र इज वन ऑफ द बिगेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया राइट नाउ स्टेट वाइज भी, क्योंकि इनके पास गन्ना बहुत नेचुरली बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और गन्ने के भूसे को ये लोग वैसे भी यूज कर पाते हैं साइड बाय साइड, प्लस एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी अच्छा काम आता है। और सिर्फ गन्ना नहीं, कॉर्न की भी अच्छी पैदावार है, इन चीजों से निकलता है एथेनॉल, जिसमें स्टार्च ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा एक है जैसे एडवांटेज जोग्राफिकल का भी। जैसे जैसे हमने आपको प्राइजेस बता दिए थे कि हमारे हिसाब से आपको किस लेवल पे दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स को देखना चाहिए। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो मेरे हिसाब से 525 से 540 तक का रेंज मेरे हिसाब से इज अ गुड प्राइस टू बाय। एज आई सेड, मैसिव पी एक्सपेंशन होने की संभावना है इसमें, क्योंकि मल्टीपल वर्टिकल्स खोल लिया है, और अपना एक नया फैक्ट्री भी ये लोग खोल रहे हैं गुजरात में, जो स्पेशलिटी केमिकल्स पे काम करने जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे वेंचर आउट कर रहे हैं उसमें भी। अभी तक इसीलिए मैंने आपको बोला है स्पेशलिटी केमिकल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किया नहीं है, करना चाह रहे हैं, नया फैक्ट्रीज खोल रहे हैं। और स्पेशलिटी केमिकल का एक बहुत छोटा सेगमेंट है, पर देखिए स्पेशलिटी केमिकल छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशलिटी केमिकल में मार्जिन ज्यादा होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो उसी के और साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एपेटाइट भी अच्छा, है आप ना। बोलना चाहते हैं कुछ? जी अच्छा, मैं यही कह रहा था कि बिजनेस के एपेटाइट है, इन लोगों ने एपेटाइट दिखा रखी है जी डाइवर्सिफिकेशन की, दे कैन जी वेंचर इनटू मल्टीपल बिजनेसेस एंड क्रैक देम। इथेनॉल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, आपका प्लांट न्यूट्रिशन, क्रॉप न्यूट्रिशन हो गया, यस टीएन हो गया जो कि आपका नाइट्रेट वाला सिस्टम था, और केमिकल्स ऑलरेडी कर। सो सारे के सारे अलग अलग सेगमेंट्स में ये लोग वेंचर आउट करके उसमें भी परफॉर्म कर गए, तो आई थिंक दे कैन डू आई डिसेंटली थिंक दे गुड कैन इन डू दैट इट। आई सेगमेंट। थिंक दे आर। हाँ, और उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अगर आप देखेंगे, आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, अच्छा है, प्रीटी डिसेंट, और काफी डेटा भी बता देते हैं आपको क्या करना है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे और हम बात करेंगे रेनबो हॉस्पिटल्स के बारे में। कुछ टाइम पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा। हम आज इसके ऊपर इस बारे में ही बात करेंगे कि ये क्या करती है, वो हम आपको ब्रीफ दे देंगे। और सो बेसिकली मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, जैसे आईवीएफ होता है ना, आईवीएफ आने वाले टाइम में मेजर चलन होने वाला है। और मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो वो 1100 के रेंज में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी 1300 के आसपास आ गया। आई स्टिल थिंक इट्स नॉट टू फार अवे। अगर आपको बाई करना है और अक्यूमुलेट करना है, अगर आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है, तो आप धीरे धीरे, लाइक होता है ना 1340 प्राइस चल रहा है, आप वेट कर सकते हैं 1300 का आने का, या होता है 1340 में अगर आप होल्ड कर सकते हैं थोड़ा, कि आने वाले टाइम में ये जो चाइल्ड केयर सेगमेंट है ना, अगर आपको याद हो, हमारे एनालिस्ट जी ने कुछ टाइम पहले बोला था, इंडिया इज एन एस्पिरेशनल सोसाइटी। हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने रेडी हैं। हम बिल्कुल भी, लाइक होता है ना, वहां पे कोई लाइक इफ बट्स में भी नहीं चाहते। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये बहुत ही लाइक होता है ना इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन पे आता है। हम बच्चों के लिए कितने भी पैसे लगा सकते हैं, लाइक होता है ना, तो वो वाला इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अनिल जी, आपको कोई राय है इसके ऊपर तो बताइएगा सर। मेरा बस यही है कि मैं रिसेंटली ये देख रहा था, जो मैंने भी स्क्रीन पे लगाया है, काफी इंटरेस्टिंग सा एक ये है कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ती जा रही है। पहले 30% के आसपास जो नंबर था, रिपोर्टेड नंबर, मतलब हो थोड़ा सकता है सा कोई डिस्प्यूट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बताइए क्या होता है थोड़ा सा। मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे घर पर जो दाई आकर के डिलीवरीज करके जाती थी, वो बहुत अनसेफ थी। और जो हॉस्पिटल में होती है वो इंस्टीट्यूशनल है, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या आपका जहाँ पर एक प्रॉपर केयरिंग हो सकती है और डॉक्टर आकर के करते हैं। इंडिया ये 30% नंबर हो सकता है अभी भी गलत हो या कुछ भी, बट रिपोर्टेड सेंस में, रिपोर्टेड कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि इंडिया का बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी आज भी नहीं, जहाँ से डेटा निकल सकता है, बट अगर रिपोर्टेड सेंसेस में देखें हम, तो 30% का नंबर 6.6% पे आ गया है। 2018-19 में 6.6% था। मतलब लोग जा रहे हैं और ज्यादा हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, लोगों की ये टेंडेंसीज हो रही है कि हाँ भैया हमें हॉस्पिटल की तरफ जाना है, यस हमें वो केयर चाहिए। तो वो मार्केट इज अबाउट टू एक्सपेंड। प्लस इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2050 में जाकर के 1.29 होने की बात है। 1.29 मतलब यस पर डेथ दे विल बी 1.29 बर्थ्स। तो यस उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव फर्टिलिटी रेट इंडिया का स्टिल 2050 तक है, तो वो मार्केट प्रोजेक्शंस हाँ। पॉजिटिव है। ऑल्दो डिक्लाइनिंग या इंक्रीजिंग जो भी रहेगा वो फ्यूचर बताएगा हमें, और डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट डिक्लाइनिंग ट्रेंड होने के बाद भी इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड। और 2050 बहुत दूर आज से 15-20 साल तक तो ये
अच्छी खासी इंडस्ट्री है जहाँ पर केयर आ जाएगा, और उसके बाद भी नेवर अच्छी खासी इंडस्ट्री की बात भी नहीं है। देखिए 2050 के बाद भी तो बच्चे तो पैदा होंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि बच्चे पैदा होंगे ही नहीं। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर आप अच्छा हॉस्पिटल है तो आपको मिलेगा प्रेफरेंस। रेनबो इज अ मार्केट लीडर इस चीज में। रेनबो स्पेशलाइज करता है चाइल्ड स्पेशलिटी, उनका काम ही यही है, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। जैसे अपोलो फोर्टिस ये सब है ना, वो सब बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो ना उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो ना वो लोग बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाह रहे हैं। इसमें क्या है ना, ये एक अच्छा चीज है कि इसे एक ही चीज कर रहे हैं ना, तो बेटर है उनके लिए। एक फिक्स चीज पे फोकस है उनका, तो इट्स अ गुड थिंग मेरे हिसाब से पर्सनली। हाँ मतलब वैसे ही जैसा चेन्नई में विजन आई केयर है, पूरे इंडिया के लोग जाते हैं यस वहां पे कि भैया हमें आके वहां यस। करानी, क्योंकि स्पेशलिटी है। तो वैसी सिचुएशन रेनबो के लिए भी हो सकती है। और एक एक और चीज है केस ना, स्टडी इंडिया ऑलरेडी है एज अ इसमें। मार्केट ना स्पेशलिटी की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट कर रहा है। हमें ना वो जनरलिस्टिक काम अब आजकल पसंद नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं ना, हमारा पर कैपिटा इनकम हल्का का धीरे धीरे। देखिए रेनबो हॉस्पिटल में है, मैं आपको बताता हूँ कौन जाएगा वहां पे। अपर मिडिल क्लास और एकदम रिच लोग ही तो जाएंगे भाई। लोअर मिडिल क्लास तो जा नहीं सकता है भाई। लोअर मिडिल क्लास तो तभी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। जो पुअर लोग हैं वो तो नहीं जा सकते ना वहां पे। वो तो वही जा सकते जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे तो रेनबो का चार्जेस ही कर लेगा ना। तो यही सब चीजें हैं। लगता है मार्केट भी देखिए कौन जाना चाहता है रेनबो में और किसको सर्व करना चाह रहा है। एनालिस्ट जब कोई राय है इसके ऊपर, फिर हम लास्ट टॉप की तरफ चलेंगे अपना आज का। नहीं नहीं, आई थिंक हमने इसके ऊपर काफी बोल दिया है। बाकी पिछली वीडियो देखो ना जाकर के, सब यही बता देंगे। जी जी, ऊपर कोई लिंक कर दिक्कत देंगे, नहीं, जरूर देखो। भाई यस। कर दिया जाएगा, देख लीजिए। तो अब तो अब लास्ट जो है वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। देखिए इस पे भी हमने वीडियो बनाया था। और देखिए अगर आप थोड़ा सा होता ना हमारे एनालिसिस और जूम आउट करेंगे, तो पिछला जो रन अप हुआ था ना उसके पहले भी एक मेजर कंसोलिडेशन हुआ था, लग होता ना। तो यहाँ पे देखिए कि देखिए मेजर कंसोलिडेशन हुआ था, लग होता 3-6 महीने का, 3-6 महीने से ज्यादा का ही हुआ था। और उसके बाद एक रनअप आया था। मेरे हिसाब से पोस्ट इलेक्शन एक रनअप आना चाहिए। उसका रीजन क्या है, अगर आपको भी रिसेंटली न्यूज अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमारे मोटा भाई जो है रिलायंस ने, लाइक होता ना अडानी पावर, जो इनका एक और स्टॉक है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स की है। ठीक है, अब समझिए अडानी पावर में करिए या अडानी में करिए, बात तो एक ही है, अडानी का ही तो है वो। तो बेसिकली क्या है, ट्रांसमिशन एनर्जी सोल्यूशन बेसिकली उनका ट्रांसमिशन वाला विंग है, जिसका रेवेन्यू 70% ट्रांसमिशन से आता है, और बाकी का जो 20-25% है वो उनका सूरत इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुंबई, दो जगह का जो वहां का इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेवेन्यू, और ट्रांसमिशन का जो ऑल ओवर इंडिया का रेवेन्यू उनका, वो उससे अडानी एनर्जी का रेवेन्यू अकाउंट होता है। 70-30 का रेशियो है, 70% ट्रांसमिशन, 30% एनर्जी का जो सेल होता है पब्लिक को। पब्लिक को सेल एनर्जी में तो देखो आप ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते, पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज है। और जो ट्रांसमिशन है ना, अगर आप उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर ले, जो अडानी कर रहा है, अडानी ने ऑलरेडी आरईसी से उनका पूरा मध्य प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइंस खरीद ली है। आरईसी बेसिकली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, सरकारी ही है, और उन्होंने फेयर प्राइस में मार्केट में ऑप्शन में उन्होंने खरीदा। देखिए क्या है, उस वीडियो में मैंने समझाया है कि क्या क्या करना है, ऊपर लिंक कर दूंगा, सब देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप देखिए एक मेजर रनअप आने वाला है, और यहाँ से आई थिंक अडानी और बिटकॉइन बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, कभी भी कुछ भी होता है, कोई लॉजिक नहीं लग होता ना। बस डिफरेंस यही है अडानी और बिटकॉइन में। बिटकॉइन में मेरे को ऐसा लगता है फंडामेंटल्स आप कैसे बोलोगे, कंपनी कितना धंधा कर रहा है नहीं कर रहा है। अडानी में धंधा चलते रहता है, बस सेंटीमेंट पे स्टॉक मूव करता है। तो अगर आप अभी प्राइस देखेंगे तो अभी चल रहा है 1670 के आसपास। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लाइक होता ना, लाइक काफी पॉजिटिवली ये बता सकता हूँ कि अगर लाइक होता ना वापस से पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है अडानी में, पोस्ट इलेक्शंस लाइक होता ना पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है, तो ये स्टॉक आपको नाना करते हुए भी होता ना 2000 या 2500 जाते हुए देर नहीं लगेगा। एनालिस्ट जी आपको क्या राय है इसके ऊपर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको, क्या आउटलुक? मेरा तो देखो बिना पॉलिटिकल वे में बोल नहीं पाऊंगा, और थोड़ा पॉलिटिकल हो ही जाना चाहिए, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ देखिए अब वही है ना, पॉलिटिक्स और बिजनेस को कितना अलग करोगे, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ओवरऑल इनका। सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। हमारी राय यहाँ खत्म हो जाती है अडानी के आने से। हम यहीं पर अभी हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हमारा खत्म। बाकी आप तो खुद उसी के रिसर्च करो, साथ हम तो गधे हैं। हाँ देखिए हम तो बोल रहे हैं हम डम है, ठीक है। जैसे हमने आपको समझाया ना आज,
स्पेशलिटी केमिकल होता है और एक डम केमिकल होता है। हम हैं डम, तो हमारे बात को मत करिए, लगा होता ना फाइनेंशियल एडवाइस की तरह। और नीचे आप जैसे देख ही रहे हैं, डिस्क्लेमर चल ही रहा है, पूरा वीडियो में डिस्क्लेमर देते हुए चल रहे हैं। सेबी हम डरे हुए हैं आपसे, समझे आप, हम डिस्क्लेमर दे दिए हैं। तो उसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, बाय बाय।